हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं प्रद्युम्न सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज पर्यावरण की तीसरी एमसीक्यू आप लोगों के सामने है। तीसरी सीरीज है जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ है और ये रिपीटेड प्रश्न है जो सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए आज के सबसे मुख्य प्रश्नों पे हम चलते हैं और इसको आप लोग ट्रिक करेंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, जिससे हम भी जानें कि हमारे स्टूडेंट कितना ट्रिक कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना सही कर ले जा रहे हैं आप लोग, और अपने आप को भी आप लोग देखें कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। ठीक है, तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने है। पहला प्रश्न है आपका कि वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है। ऑप्शन ए है आपका संताप मंडल, बी है क्षोभ मंडल, सी है मध्य मंडल और डी है आयन मंडल। बताइए इसमें कौन सा सही होगा आपका। ठीक है, इसका जो उत्तर सही होगा ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, क्षोभ मंडल। सुन लीजिए, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी परिघटनाएं होती हैं, यानी कि मौसम संबंधी कोई भी परिघटना के बारे में कभी प्रश्न आए तो आप आंख बंद करके क्षोभ मंडल को ट्रिक करिएगा। जैसे बिजली कड़कना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, आंधियों का चलना, तूफान का चलना, हिम वर्षा का होना, कुछ भी मौसम संबंधी परिघटना के बारे में जब भी बात होगी तो क्षोभ मंडल आपका सही हो जाएगा। देखिए, समताप मंडल के बारे में हम सुन लेते हैं। समताप मंडल में जो तापमान होता है वो समान होता है आपका, और ये वायुयान के उड़ने के लिए बहुत सुगम होता है। और इसी समताप मंडल में आपका ओजोन मंडल भी पाया जाता है जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है ना। आयन मंडल में आपका बेतार कनेक्शन संचालित होते हैं या रेडियो तरंगे संचालित होते हैं। कहाँ से? आपका आयन मंडल में। तो प्रश्न नंबर 1 का जो उत्तर सही होगा यह ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्षोभ मंडल। चलिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं। लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को हम कहते हैं। इसमें ऑप्शन ए है आपका हेलोफाइट, ऑप्शन बी है ऑक्जिलोफाइट, ऑप्शन सी है कैंजमोफाइट और ऑप्शन नंबर डी है आपका लिथोफाइट। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। इसका जो उत्तर सही होगा यह ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, हेलोफाइट। ठीक है ना, यानी कि लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को हम हेलोफाइट कहते हैं। ठीक है, चलिए आज के तीसरे प्रश्न में हम चलते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि मृदा परिवर्धन को कहते हैं। क्या कहते हैं आपको बताना है कि मृदा परिवर्धन को हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका अपर्दन कहते हैं, ऑप्शन बी आपका ह्यूमस कहते हैं, ऑप्शन सी है मृदा जनन कहते हैं और ऑप्शन डी है आपका जलयुजल। चलिए आप लोग ट्रिक करिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका, मृदा जनन कहते हैं। ठीक है ना, मृदा जनन ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है कि बृहत जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है। बृहत जो बड़े जलाशय होते हैं उसमें अधिकतम तापमान होता है। ऑप्शन ए है आपका ऊपरी स्तर में, ऑप्शन बी है आपका तल स्तर में, ऑप्शन सी है आपका मध्य स्तर में और ऑप्शन नंबर डी है आपका तीनों स्तरों में एक समान। आप इसमें बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसका जो उत्तर होगा आपका ये ऑप्शन नंबर ए होगा, ऊपरी स्तर में। ठीक है ना, ऊपरी स्तर में जो है तापमान अधिक होता है। ठीक है, आज का 5वां प्रश्न है आपके सामने। दृढ़ पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता है। दृढ़ पर्णी, ठीक है ना, वन क्षेत्रों की विशेषता क्या है आपको बताना है इसमें। ऑप्शन ए है पूरे वर्ष भारी वर्षा, बी है आपका शरद ऋतु में भारी और ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा, सी है आपका ग्रीष्म ऋतु में भारी और शरद ऋतु में कम वर्षा, डी है पूरे वर्ष कम वर्षा। सॉरी, इसमें बताएंगे आप लोग ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होगा। ठीक है, चल इसका जो ऑप्शन सही होगा आपका ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, शरद ऋतु में भारी और ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम और आज का अगला प्रश्न है जो सबसे मुख्य प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6। वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलयकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है सुपोषी, बी है कुपोषी, सी है दोमट और डी है बलुई। आप बताएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
चलिए, इसका जो ऑप्शन सही होगा ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, सुपोषी। ठीक है, चलिए आज के 7वें प्रश्न पे चलते हैं हम। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं। यानी कि मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को हम क्या कहते हैं, आपको बताना है। यानी कि जो मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जब उनका अपक्षयन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका ह्यूमस, बी है ह्यूमिक सम्मिश्र, सी है आपका डफ और डी है आपका करकट। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, इसका जो ऑप्शन सही होगा ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा कि आप एक पतली सी कॉपी बना लीजिए और जितने भी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं पर्यावरण के और भी सब्जेक्ट के, जैसे हिंदी हो गया, पर्यावरण हो गया और साइकोलॉजी हो गई, उसका एक आप नोट बना लीजिए और सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए आप। क्योंकि प्रश्नों को नोट कर लेंगे तो ये आपकी तैयारी करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगा और बहुत ही आपका हेल्प करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 है आपका कि मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं। ऑप्शन ए आपका ए संस्तर, बी है आपका बी संस्तर, सी है आपका आर संस्तर और डी है आपका ओ संस्तर। देखिए मैं संस्तर के बारे में बता दूं आपको। ये संस्तर का मतलब है जैसे किसी कुछ भी ऐसा, जैसे मान लीजिए कोई मृदा हो और कोई भूमि हो, खड़ी भूमि की जो खड़ी काठ होती है, ठीक है ना, जैसे मतलब कि जैसे कुआं खोदते हैं आपका, तो जो खड़ी काठ होती है उसमें देखेंगे आप तो जैसे परतें दिखाई देती हैं। किसी भी मृदा को यदि आप खड़े तरीके से काटेंगे, जैसे गड्ढा खोद रहे हैं और उसके जो कहते हैं ना कि जो किनारा होता है उसको आप नीचे से देखेंगे जैसे शेप में टूटा हो, दीवार की तरह यदि उसको आप काटेंगे तो देखेंगे उसमें अलग अलग भाग दिखते हैं। ठीक है ना, परतें दिखती हैं, मतलब मोटी मोटी थोड़ी थोड़ी परतें दिखती हैं कि यहाँ से यहाँ की मिट्टी कुछ अलग है, यहाँ से यहाँ की मिट्टी कुछ अलग है। उसी को हम संस्तर कहते हैं। ऐसा मान लीजिए कि जो चट्टानों की प्लेटें होती हैं, प्लेट के रूप में जो चट्टानें दिखती हैं उसी को हम संस्तर कहते हैं। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, अच्छे मात्रा में होते हैं, कौन सा संस्तर होता है आपका, ये आपको बताना है। ठीक है, ठीक करिए। चलिए, इसका जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओ संस्तर। ठीक है ना, ओ संस्तर में कार्बनिक पदार्थ बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। ठीक है, चलिए आज के 9वें प्रश्न पे चलते हैं आपका। प्रश्न नंबर 9, उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृत्तिका का आदर्श अनुपात होता है। उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृत्तिका का आदर्श अनुपात होता है, क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका 85% बालू तथा 15% मृत्तिका, बी है आपका 70% बालू तथा 30% मृत्तिका, सी है आपका 50% बालू तथा 50% मृत्तिका, डी है आपका 10% बालू और 90% मृत्तिका। आप इसमें बताएंगे कौन सा आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, मृत्तिका का मतलब है कि जो वनस्पतियां सड़ गल जाती हैं उसी को हम मृत्तिका कहते हैं आपका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, 50% बालू और 50% मृत्तिका। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न नंबर 10वां है आपके सामने। मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किनके चूर्णों का मिश्रण मिलाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है आपका यूरिया एवं फास्फेट, ऑप्शन बी है आपका डोलोमाइट एवं सल्फर, ऑप्शन सी है डोलोमाइट एवं जिप्सम, डी है आपका डोलोमाइट एवं चूना पत्थर। बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक करेंगे आप। चलिए, इसका मैं बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, डोलोमाइट एवं चूना पत्थर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु है, यानी कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु है। ऑप्शन ए है आपका ओसिलोटोरिया, बी है आपका टाइलोपोथ्रिक्स, सी है आपका एनाबिना और डी है एजेटोवेक्टर। बताना है आपको
कि कौन सा इसमें सही हो जाएगा। देखिए ये जीवाणुओं के नाम है, आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, एजेटोबैक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। एजेटोबैक्टर जो जीवाणु है आपका, ये नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है, ठीक है ना, तो डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। ऑप्शन ए है घास, हिरण, जूं, शेर। देखिए बढ़ता हुआ, जैसे मतलब घास है, इसके बाद हिरण होगा, फिर जूं होगा कि शेर होगा, ये आपको बताना है। बी है आपका घास, जूं, हिरण, शेर। सी है घास, हिरण, शेर, जूं। डी है आपका घास, शेर, हिरण, जूं। आपको बताना है कि खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, घास, हिरण, शेर, जूं। देखिए कैसे, घास को कौन खाएगा, हिरण खाएगा, हिरण को कौन खाएगा, शेर खाएगा, और शेर को कौन खाएगा, जूं खाएगा, यानी कि जूं शेर के बालों में घुस जाएगा और उसका शोषण करेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, प्रश्न नंबर सी 12 का सी सही होगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। ऑप्शन ए है आपका उत्पादक व ऊर्जा, ऑप्शन बी है उपभोक्ता व खनिज चक्र, सी है आपका उत्पादक व खनिज चक्र, और डी है आपका ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र, यानी कि इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, यानी कि ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को हम गतिक हृदय कहते हैं, परितंत्र का गतिक हृदय कहते हैं आपका, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, परितंत्र में होती है, यानी कि क्या होती है आपको यही बताना है, परितंत्र में क्या होती है। ऑप्शन ए है आपका ऊर्जा हानि व खनिजों का लाभ, बी है आपका ऊर्जा लाभ व खनिजों की हानि, सी है ऊर्जा व खनिजों दोनों की हानि, डी है ऊर्जा व खनिजों दोनों का लाभ। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऊर्जा व खनिजों दोनों की हानि होती है आपका, ठीक है ना, या ऊर्जा व खनिज दोनों की हानि होती है। तो प्रश्न नंबर 14 का जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है आपका, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। ऑप्शन ए है आपका मांसाहारी, बी है आपका मृतोपजीवी पादप, सी है आपका शाकाहारी, और डी है आपका प्रकाश संश्लेषी पादप। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 15 का जो ऑप्शन सही होगा ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, प्रकाश संश्लेषी पादप, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। बहुत आसान प्रश्न है, इसको बताना है आपको कि निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। ऑप्शन ए है आपका लकड़ी काटना, बी है सामाजिक वानिकी, सी है वन महोत्सव, और डी है आपका वनारोपण। इसमें बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 का जो उत्तर सही होगा या ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, लकड़ी काटना। लकड़ी काटने से पारिस्थितिक संतुलन क्या होता है, बिगड़ता है आपका। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन ए है आपका ओडम, ऑप्शन बी है लिंडेमान, ऑप्शन सी है हेकेल, और ऑप्शन डी है
टेंस ले। आप बताएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 का जो उत्तर सही होगा ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, लिंडेमान। लिंडेमान सही है आपका। लिंडेमान जी ने जो है 10% का नियम दिया था आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 18, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी। आपको बताना है कैसी होगी, लंबी होगी, ऑप्शन नंबर ए है, बी है आपका अधिक लंबी, सी है आपका छोटी और डी है अधिक छोटी। आपको बताना है इसमें कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा, उत्तर सही होगा आपका, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, अधिक लंबी होगी। ठीक है ना, यानी कि जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी और खाद्य श्रृंखला क्या होगी उतनी ही अधिक लंबी होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। बहुत आसान प्रश्न है लेकिन आएगा परीक्षा में। ऑप्शन ए है आपका, आ सकता है पेपर में, ऑप्शन ए है आपका पर्णहरित, बी है एटीपी, सी है सूर्य का प्रकाश और डी है हरे पौधे। इसमें बताइए आप कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 19 का ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, यानी कि परितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है आपका। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, किसी भी परितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है, जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण है। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। ऑप्शन ए है आपका अपघटक, बी है उत्पादक, सी है पर्णहरित और डी है इनमें से सभी। प्रश्न एक बार और देखिए, किसी भी परितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है, जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या है। तो ये अपघटक भी होता है आपका, और बी अगर देखें तो उत्पादक भी होता है, सी पर्णहरित भी होता है आपका, यानी कि इसका जो उत्तर सही होगा ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, इनमें से सभी। तो प्यारे छात्रों, आज के पर्यावरण की इस तीसरे सीरीज में तीसरे एमसीक्यू में ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके सामने। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, और यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल से और भी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए, अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, तभी आपको हमारी अगली वीडियो प्राप्त हो पाएगी। तो आज की क्लास बस यहीं तक, धन्यवाद।